मैं डॉक्टर तलवार बोल रहा हूँ। नमस्कार। मैं डॉक्टर तलवार बोल रहा हूँ और आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट आप अपना समय निकाल कर आप इस फेसबुक लाइव सेशन के लिए आपने लॉग इन किया है और इतने नंबर में आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट मेल इनफर्टिलिटी। सो मेल इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि तकरीबन 50% ऑफ जो कपल्स हैं जो हमारे पास में आते हैं, उनमें तकरीबन 50% को ये प्रॉब्लम होती है। आज हम जानना चाहेंगे, आज हम आप सबसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है मेल इनफर्टिलिटी के अंदर बढ़ता जा रहा है। मेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, ये पहला सवाल है, ओपनिंग सवाल है। तो इसे अगर हम ध्यान से इसके बारे में समझें तो हम जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी कुछ कॉमन कारण से होती है। इसमें जो सबसे कॉमन कारण है वो है स्पर्म्स या शुक्राणु का नंबर कम होना। अगर हम एक नंबर को चेक करें तो तकरीबन 15 मिलियन के करीब काउंट होना चाहिए हर एक इंसान का। पर जब भी काउंट का नंबर कम होता जाता है, सो उसका पिता बनने की क्षमता कम होती रहती है। सो नंबर एक बहुत जरूरी आता है। क्वालिटी, नंबर कम है या ज्यादा है और क्वालिटी नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है? जो स्पर्म का जो बनावट है, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, अगर वो ठीक नहीं होती तब भी देर इज ए हाई चांस कि एक आदमी पिता ना बन पाए। तीसरा जो कॉमन कंडीशन हमें देखने में मिलती है वो है नील स्पर्म, नील शुक्राणु होना। जब इंसान के अंदर स्पर्म्स हमें मिलते ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि स्पर्म्स उनमें नहीं है, स्पर्म्स शायद बनते होंगे, पर किसी कारण से वो स्पर्म्स उसके शरीर से बाहर नहीं आ पाते हैं। चौथा कारण होता है कि स्पर्म्स का नंबर या नॉर्मल है या ज्यादा है, या इसे हम कहते हैं एस्टिनोस्पर्मिया। स्पर्म्स का नंबर ठीक होने के बावजूद कई बार ये कंडीशन देखी जाती है कि स्पर्म्स के अंदर किसी तरह की एक वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। तो ये भी एक कारण है कि एक कपल, एक जो जो कि हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को इम्प्रेग्नेट नहीं कर पाता है और पिता नहीं बन पाता है। फिर आजकल कुछ नई तरह की प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस एंड वरी आती हैं, जिसे हम कहते हैं इम्पोटेंसी, जहाँ पे किसी तरह का कुछ इरेक्शन प्रॉब्लम्स भी हमें देखने में आते हैं। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो तकरीबन 50% मर्दों में जो कि हमारी ओपीडी में आते हैं उसमें प्रॉब्लम पाई जाती है। एक समय था जब हम हर चीज़ के लिए हम एक स्त्री को ही बोलते थे कि आप में ही प्रॉब्लम है, पर अभी चीज़ें बदल रही हैं और हम ये जान रहे हैं कि एक हस्बैंड आदमी का भी अगर स्पर्म काउंट या नंबर या मॉर्फोलॉजी या स्पर्म में वीकनेस है, तब भी वो जो कपल है, दंपति है, वो अपना अपने उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। सो आज का जो हम आने वाला समय है तकरीबन 45 मिनट तक हम इसी इशू के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सवाल, काफ़ी मात्रा में मेरे पास भेजे हैं आप लोगों ने और उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास तकरीबन 48 सवाल हैं अब तक, जिसको मैं डील करना चाहूँगा। आई गॉट 48 क्वेश्चन व्हिच आई लाइक टू डील। सो टू स्टार्ट विद द क्वेरी, जो मेरे पास जो पहला सवाल आया है वो है सुरेंद्र कुमावत का। सुरेंद्र कुमावत जी ने एक सवाल पूछा कि नील स्पर्म होने पर भी क्या खुद का बच्चा हो सकता है। तो कुमावत साहब जानना चाहते हैं कि अगर स्पर्म काउंट नील है तब भी क्या एक इंसान पिता बन सकता है। सो आप सबको जानना है कि जिनके अंदर भी स्पर्म की मात्रा कम है या उनका नंबर कम है या उनमें क्वालिटी में फ़र्क है, उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसको हम हर रोज़, हम एवरी डे, हर रोज़ इसको हम हैंडल करते हैं और ऐसा बहुत रेयर होता है कि
स्पर्म काउंट कम होने पे या ना होने पर भी जो इंसान है पिता नहीं बन पाता। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कुमावत जी, अगर ये प्रॉब्लम किसी भी आपको या किसी आपके जानने वाले को है, तो ऐसे केस में दो टेस्ट होते हैं, एक है एफएसएच और एलएच, ये पैनल होता है एक, और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। आपको ये तीन जांच करने चाहिए और किसी को जाके अपनी जांच खुद करवानी चाहिए। अगर ये सब रिपोर्टें आपकी ठीक आती हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन, ये तीन जांचें हैं, सिंपल सी जांचें हैं। ये तीन जांचें आपको दिखानी है। इससे हमें पता चलेगा कि कितना चांस है कि आपका अपना बॉडी में शुक्राणु बनता है कि नहीं बनता है। ये हमको बताएगा कि आपका पिता बनने की संभावना कितनी है। अगर हम एक ब्रॉड वे में देखें तो क्या कारण है कि ये जो परसेंटेज है जो आदमी जो पिता नहीं बन पाए, किसी ज़माने में 10 साल पहले हम इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करते थे, परंतु आजकल जो कॉमन कारण है वो कॉमन कारण है स्ट्रेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किसी तरह का इन्फेक्शन होना। ये सब बीमारियां आपस में मिल जाती हैं और एक इंसान का शुक्राणु की मात्रा में कमी आती है। सो मात्रा नील है, ये कुछ चीज़ें जांच करनी है, और जो मैंने बोला है एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, ये तीन जांच करें एंड देन यू कैन रिवर्ट बैक मी। उसके बाद आप हमको फ़ोन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। किसी ना किसी को, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को या किसी को आपको दिखाना पड़ेगा जो आपकी जांच करेंगे, आपके जो गुप्त अंग हैं उनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि उनका साइज कैसा है, वॉल्यूम कैसा है। उससे हमें बहुत मदद मिलती है जानने के अंदर कि आपका शारीरिक बनावट में तो कोई तकलीफ नहीं है। सो मैं इसका जवाब एंड करता हूँ ये बोलता हुआ कि बहुत रेयर है कि आज के ज़माने में किसी का अपना बच्चा ना हो। कुछ तकनीक बदल जाती है, इलाज का तरीका बदल जाता है, पर सबका बच्चा होने का चांस, अगर ये रिपोर्टें ठीक आती हैं आपकी एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन, पूरी पूरी उम्मीद है कुछ तकनीक बदलकर आपका अपना बच्चा हो सकता है। अगला सवाल हमारे पास में आया है हुसैन अशक से। मैं नहीं जानता कि कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं, बट इनका नाम है हुसैन अशक। हुसैन ये जानना चाहते हैं, इन्होंने बोला है कि हमारा विवाह 10 साल पहले हुआ, हमारी उम्र, दोनों की उम्र 46 साल की है, 46 ईयर्स की है, मेरी वाइफ एएमएच बहुत लो है, मैं क्या करूं? यहाँ आपको जानना है कि एक जो फर्टाइल एज होती है एक कपल की, कि उनका बच्चा ठीक से हो जाए, वो उम्र को हम, उसका जो एक एंड पॉइंट है, हम मानते हैं अराउंड 38 ईयर्स ऑफ एज। एज वी क्रॉस एज ऑफ 40, चांस बढ़ जाता है, उनका बच्चा अपने आप से नहीं हो पाता है। आज आदमी का काउंट इतना कम नहीं होता है, परंतु लेडी के अंदर उसके अंडे बनने कम हो जाते हैं। सो अंडे बनने कम होने की जांच दो तरीके से होती है। एक तो हम वी कैन डू एन अल्ट्रासाउंड और हम जांच सकते हैं कि उनके कितने अंडे बनते हैं, ओवरी में कितने, जो ओवरी है उनकी, जो उनका अंडकोश है कितना बड़ा है, हम देख सकते हैं। दूसरा हम एक जांच करते हैं एएमएच की, एंटी मलेरियन हार्मोन, और एफएसएच। सो जो मेरे से सवाल किया है हुसैन जी ने, वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र 46 ईयर्स की है और इनकी वाइफ का एएमएच लो है। सो 46 ईयर्स की एज आने के साथ ही हम ये विद फुल क्लैरिटी कह सकते हैं कि इनके अपने अंडे बहुत कम मात्रा में बनते होंगे, और अगर बनते भी होंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। तो उनको किसी भी तरह से हम अपना प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। सेकंड सवाल, इनका एएमएच लो है। सो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि एक एएमएच का जो रिपोर्ट है अगर कम है तो साथ में एक जांच करें एफएसएच का, और एक अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। और अगर, मुझे पूरा भरोसा है आपकी रिपोर्ट देखते हुए कि आपका अगर एएमएच कम है तो आपका एफएसएच का वैल्यू बढ़ा हुआ आएगा और आपकी ओवरी के अंदर अंडे भी कम होंगे जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपको अपनी तरफ से अपना बच्चा ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको आपको यू शुड गो इन फॉर एग डोनर साइकिल। तो इसके अंदर आपको यू हैव टू गो एंड मीट डॉक्टर, कि डॉक्टर से जाके मिलें जो आपका ठीक से इलाज कर सकें, और आपको एक डोनर को हायर करना पड़ेगा जो कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही हायर करेंगे, और उनके एक यंग डोनर को हायर करके उनके एग निकाल कर और आपके हस्बैंड का सीमेन लेकर जो बच्चे कृत्रिम रूप से तैयार किए जाएंगे, आईवीएफ के थ्रू तैयार किए जाएंगे, वो बच्चे फिर
आपकी योनि में डालेंगे और इसमें आपका प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। सो आपका जवाब यह रहेगा कि आपको इमीडिएटली बिना डिले किए हुए you should go and meet a gynecologist and start your IVF egg donor cycle. तीसरा सवाल है मान सिंह जी का। इन्होंने बोला है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए और 9 महीने के बाद इनका डिलीवरी हुआ और इनका सिजेरियन किया गया और इसके बाद इनका बच्चा रुक नहीं पा रहा है, तो क्या करें? सो इनका 9 महीने तक बच्चा रहा है पेट के अंदर और फिर बच्चे को तकलीफ हुई है और बच्चे का फिर जो मेरे को समझ में आ रहा है बच्चे का केस बिगड़ गया है जो लिखा है उन्होंने, और इसके बाद में वो शायद सिजेरियन के बाद बच्चे को निकाला गया है, उसके बाद बच्चा रुक नहीं रहा है इनका। सो जस्ट टू रिकैप्चुलेट, फुल टर्म प्रेगनेंसी, सम कॉम्प्लिकेशन, देन सिजेरियन सेक्शन डन, और उसके बाद ये इनका बच्चा अपने आप से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम एडवाइस करते हैं कि इनको सबसे पहले टेस्ट करना है जिसे हम कहते हैं HSG, हिस्टोसल्पिंगोग्राफी। HSG करना चाहिए इनको इमीडिएटली। ये बताएगा कि इनका ट्यूब खुला है कि बंद है। मैनी टाइम्स व्हेनेवर वी डू अ सिजेरियन करने के बाद में किसी कारण से स्मॉल इन्फेक्शन और समथिंग ट्यूब्स ब्लॉक हो जाता है। सो अगर इनका ट्यूब्स ब्लॉक है तो इनको फिर IVF करेगा। ट्यूब्स खुला है देन दे कैन ट्राई फॉर वाई और टेनियस आफ्टर टेकिंग सम टैबलेट्स। एक चीज़ और करनी चाहिए इनको कि इनको अपने पति का जांच भी करवाना चाहिए साथ में। समटाइम्स हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है, इस कारण से भी बच्चा नहीं होता है। सो आपके लिए 2 चीज़ें हैं मान सिंह जी। नंबर 1, अपनी वाइफ का एक ट्यूब टेस्टिंग का छोटा सा, वो बहुत ही बेसिक टेस्ट है, इसे हम कहते हैं HSG। ये करवाना चाहिए आपको, और साथ में आपको अपना शुक्राणु का जांच करवाना चाहिए। ये आप करवाने के बाद यू कैन कम बैक टू मी। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है एंड यू हैव आवर नंबर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। अगला सवाल है धर्मेंद्र कुमार पाठक का। ये जानना चाहते हैं कि अगर ट्यूब ब्लॉक हो, अगर एक स्त्री की ट्यूब ब्लॉक हो तो क्या ट्यूब को हम ऑपरेशन के साथ खोल सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा पाठक जी कि अगर ट्यूब ब्लॉक होती है, सो ट्यूब खोलने के बाद में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। सो व्हेनेवर वी हैव ए ब्लॉक ट्यूब, कुछ हमारे दर्शक हैं जो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं अंग्रेजी में बात करूं। आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम शारमीन हुसैन। वो कहती हैं कि आप टॉक इन इंग्लिश, बट आई वाज ट्राइंग टू मेक ए टॉक इन कॉमन लैंग्वेज, बट ओके आई विल टॉक इन बोथ द लैंग्वेजेस। सो इन केस एनी लेडी हैज गॉट ए ब्लॉक ट्यूब, अगर किसी के ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ऐसे केस के अंदर जो आउटकम ऑपरेशन के थ्रू ट्यूब खोलने का आउटकम अच्छा नहीं होता है। हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू शुड गो इन फॉर IVF। मैं रिपीट करना चाहूँगा, in case we try to open the tube, results are not very good, though it can be done, but the better outcome would be that you go in for you go in for IVF directly। अपना ऑपरेशन कराना हमेशा बेहतर रहता है, IVF करना बेहतर रहता है। अगला सवाल है दीपिका जखवाल का। ये जानना चाहती हैं क्या मुझे PCOD है और मेरा वजन 92 kg का है। PCOD एक ऐसी कंडीशन है जिस केस के अंदर अंडेदानी के अंदर बहुत ज़्यादा अंडे बनते हैं। नॉर्मली एक स्त्री के अंदर अगर हम चेक करें एक सेकेंड या थर्ड डे पे, इनकेस वी चेक हर ओवरी, शी वुड हैव अराउंड 4 to 5 or 6 to 8 eggs on one side and 6 to 8 on other side. But in some women the number of eggs they go more than 10 to 12 or maybe more than 20-25. So in such a case there's a high possibility that she may not ovulate at all, she is termed to be having PCOD, polycystic ovarian disease। एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इस केस के अंदर अंडे तो होते हैं पर अंडे बड़े नहीं होते हैं, और इसके साथ में ही बॉडी में काफ़ी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और सब मिलकर एक लेडी को बांझपन का रूप दे देती हैं। तो दीपिका जी जानना चाहती हैं कि मेरे शरीर के अंदर PCOD है, अंडे बहुत ज़्यादा हैं पर अंडे उनके फूटते नहीं, अंडे बड़े नहीं होते, the eggs they don't mature। This is one, and secondly her weight is very high, she's got weight of 92 kgs।
तो उनका वजन बहुत ज़्यादा है एंड शी इज़ गॉट पीसीओडी। तो ऐसे केस के अंदर जो एक ठीक जवाब रहेगा, बहुत सिंपल सा है कि आपको पूरा ट्राई करके आपको अपना वेट लूज करना है। सो आपको ये एक तरह से जो आपका हर बीमारी का जो आपका इलाज है, आपका मुझे हाइट नहीं पता है, आई डोंट नो योर बीएमआई, समथिंग कॉल्ड बीएमआई, मास इंडेक्स, वो मैं जानता हूँ। पर कुछ भी हो, आपको अपना वजन कम करना है। और हर महीने अगर आप कुछ कुछ 3-3 4-4 किलो करके वजन कम करें, एंड यू मस्ट लूज अराउंड 8 to 10% ऑफ योर वेट ओवर फ्यू मंथ्स एंड यू विल बिकम फाइन। अपना वजन कम करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, टेक गुड हेल्थी डाइट, अवॉइड टेकिंग लॉट ऑफ शुगर और चावल। चावल कभी नहीं खाना है आपको। आपके आपकी डाइट के अंदर से जो चीज़ भी सफ़ेद है वो आपको नहीं खानी है, बारिंग मिल्क एंड कर्ड। दही लस्सी खा सकते हैं, अदरवाइज ब्रेड, केक, चावल, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें खाने बंद कर दीजिए। वॉक एवरी डे फॉर अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स, 4-5 किलोमीटर सुबह, 4-5 किलोमीटर शाम को। और आप खुद देखेंगे कि आपका वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जब वेट कम होगा तो पीसीओडी की प्रॉब्लम अपने आप से ही कम होती रहेगी। एक तो नंबर वन इज दिस। सेकेंडली, यू मस्ट गो एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट हु विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स मोर टू बी डन फॉर यू। आपको देखना है कि आपका हार्ट ठीक रहे, क्योंकि पीसीओडी होने से हार्ट पर भी इफेक्ट आता है। दूसरा, आपको देखना है कि आपके अंदर डायबिटीज़ के कुछ लक्षण तो नहीं है। पीसीओडी में डायबिटीज़ के लक्षण भी आते हैं, वजन बढ़ता है और पूरे बदन में जगह जगह पे बाल भी ग्रो करते हैं। तो सब चीज़ें इनके इलाज हैं। एंड पीसीओडी थोड़ा कठिन है, बट इट्स ए फुली ट्रीटेबल कंडीशन एंड यू मस्ट गो एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। You have my numbers, you can always call me and contact us whenever you want to. It's a very common condition. इसको लेके किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। Coming to the next question which has come to me from Tarannum Probeen. तो तरन्नुम जी जानना चाहती हैं कि मेरे को टॉर्च इन्फेक्शन हुआ था, अब मैं क्या करूं। मेरे पास 2 मिसकैरेज हुए हैं और मेरे को टॉर्च इन्फेक्शन है, अब मैं क्या करूं। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि अंदर जब भी किसी को टॉर्च की इन्फेक्शन होती है, इसमें वरी करने की बात नहीं होती है। टॉर्च इन्फेक्शन एक तरह का, आजकल के ज़माने के अंदर हम टॉर्च देखते हैं। अगर आपको टॉर्च हुआ है और एबॉर्शन हुआ है या कुछ, टॉर्च कैन लीड टू एबॉर्शंस। पर जब तक ये पूरा एक प्रणाली खत्म होती है बदन के अंदर से, टॉर्च के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं और टॉर्च बार बार से इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। सो टॉर्च को लेके आप चिंतित मत हों। हैव ए हेल्दी डाइट, have a very balanced state of mind. Torch doesn't need any treatment per se. So don't worry about torch. कुछ इसके टेस्ट होते हैं, अगर आप करवाना चाहें तो आप ये टेस्ट रिपीट करवा सकती हैं। और अपने बदन के अंदर आईजीएम की जो एंटीबॉडीज होती हैं, एक आईजीएम होता है, एक आईजीजी होता है, इन दोनों को कंपेयर करें। आप जानेंगे कि आपके बदन के अंदर आईजीजी बहुत बढ़ चुकी होंगी एंड दैट इज अ गुड थिंग टू डू। बॉडी में ही रहती है। आप ये जांचें करा के जांचें हमें भेज सकते हैं और अगर कुछ भी परेशानी होगी तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पर टॉर्च को लेके चिंतित नहीं होना है। अगला सवाल है मदन कुमार जी का। इनका बहुत ही एक सवाल पूछा है कि एक तरफ का बच्चा, बस इनका रिपोर्ट तो नहीं है अल्ट्रासाउंड का, पर एक तरफ यानी छोटा है, ये उनका सवाल है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चेदानी छोटा है आपने कैसे जाना। छोटा बच्चेदानी होने का मतलब ये हो सकता है एक तरफ का बच्चेदानी छोटा। पहली बात, आपको अपने बच्चेदानी के बारे में इसका जांच करना पड़ेगा। बच्चेदानी का जांच करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो होता है 3D अल्ट्रासाउंड। सो मदन कुमार जी, जब भी आपको मौका मिले, आप एक गो टू ए गुड गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योर 3D अल्ट्रासाउंड डन। 3D अल्ट्रासाउंड करने का जो राइट समय है, द करेक्ट डे ऑफ डूइंग इट इज बिटवीन डे 6, 7, 8 टू डे 10। 3 जांच आप कराएं, ये कराएं महीने के 8वें, 9वें, 10वें दिन पर। इसे 3D अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये स्कैन कराते को मालूम चल जाएगा कि आपके बच्चेदानी के अंदर बच्चे क्या है, शेप क्या है, और बच्चेदानी छोटी तो उसमें ठीक से हमें दिखाई पड़ेगा। अगर बच्चेदानी
एक बच्चेदानी का नॉर्मली एक ही बच्चेदानी सिंगल होती है, इसके भाग नहीं होते हैं। तो जो आप मेरे को बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर एक सेप्टा हो सकता है, या बच्चेदानी के अंदर एक शारीरिक बनावट भी हो सकती है। इसे कहते हैं हम आर्कुएट और सेपरेट यूट्रस। इसको जानने का बेहतरीन तरीका होता है 3D अल्ट्रासाउंड, और एन HSG अगर करवा रखा है आपने, अगर आपने ट्यूबल टेस्टिंग करा रखा है तो भेजिए, तो हम आपको बेहतर बता पाएंगे। 3D स्कैन करने से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको जानना है कि अगर बच्चेदानी के अंदर कोई बनावटी प्रॉब्लम है, अगर बच्चेदानी के अंदर कोई सेप्टा है, या बच्चेदानी कुछ टेढ़ी है, थोड़ा प्रॉब्लम होने पे बॉदर नहीं करना है, जस्ट डोंट वरी एट ऑल। बट इन केस द प्रॉब्लम इज ऑन द हायर साइड एंड देयर इज अ सेप्टम इनसाइड, वेरी आर्क्यूट यूट्रस, इन सच ए केस यू हैव टू अंडरगो लेप्रोस्कोपी। आपको एक दूरबीन का जांच करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी। वो जांच करके हमको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, और छोटा मोटा ऑपरेशन भी आपका किया जा सकता है। तो आपने मदन कुमार जी क्या करना है कि आप अपने वाइफ का HSG का रिपोर्ट, दैट इज द ट्यूबल report number one, and secondly the 3D ultrasound report which would be done on day 8, day 9, day 10 of your periods, 5 period। दोनों जांच कराएं, दोनों जांच करा के हमको भेजें। इसके बाद अगर हमें कुछ भी उसमें कुछ लगता है तकलीफ है, तो इन दैट केस वी विल कम बैक टू यू। और फिर जहाँ पर भी रहते हैं आसपास कहीं पर भी आप अपना दूरबीन का ऑपरेशन करा सकते हैं, और ऐसे आपकी बच्चेदानी ठीक हो सकती है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि उनको प्रॉब्लम क्या है, और वो क्लैरिटी जानने के लिए अगला बहुत ही एक बेहतरीन सवाल है वासीम अहमद जी का। वासीम अहमद जी जानना चाहते हैं कि अंडे नहीं बनते तो लेडीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है। So he wants to know, in case the ladies they don't form eggs, what could be the problem? So the commonest condition is premature ovarian failure. That is one condition. इस ऐसे कंडीशन के अंदर एक स्त्री के अंदर, जैसे पहले भी मैंने बताया, जो अंडे बनते थे अभी अंडे कम बनते हैं। अंडे कम बनने के बहुत कारण हो सकते हैं। ये एक इट कैन बी जेनेटिक, जो कि क्रोमोसोमल हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, और इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, या काफ़ी लेडीज़ के अंदर आजकल हम पा रहे हैं कि उनके अंदर अंडे बनते ही, जैसे आदमी में शुक्राणु कम बन रहे हैं, वैसे ही लेडीज़ में अंडे भी कम बन रहे हैं। तो आपको पहली बात तो जानना है कि अंडे सही में आपके कम बन रहे हैं, तो कम बनने का कारण क्या है, और अगर कम बन रहे हैं तो आपने कंफर्म कैसे करा है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात मैंने पहले भी आपको बोली थी, आई एम जस्ट रिपीटिंग। टू कंफर्म दैट द नंबर ऑफ एग्स बीइंग फॉर्म्ड आर लेस, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू योर एंटी मुलेरियन हार्मोन। अगर आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन 1 नैनोग्राम पर ml से कम आता है, एक जांच है, एक खून की जांच है, और नॉर्मली पीरियड्स में कभी भी कर सकते हैं, बट हम एडवाइस करते हैं कि आप पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे पे करें। इसके साथ में एक और जांच करनी है जिसे हम कहते हैं FSH। ये सवाल बार बार से आ रहा है, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अगर किसी के अंडे कम बनते हैं, किसी को पीरियड्स नहीं आते हैं समय पे, तो AMH कराना चाहिए, और AMH का जांच पीरियड्स के सेकंड थर्ड डे पे करना चाहिए आइडियली। और इसका जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू किसी भी तरह से 1 से कम आता है, 1 नैनोग्राम, तो आपको सतर्क होना है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। ये तो एक बात है। तो साथ में आपको एक और जांच करनी होती है FSH की। FSH का जो वैल्यू है, एक इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पीरियड के सेकंड थर्ड डे पर ही करना चाहिए, और अगर इसकी वैल्यू आपको लगता है कि 7 या 8 से बढ़ गई है, और AMH लो आ रहा है, साथ में आपको करना चाहिए अल्ट्रासाउंड। और अगर ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको लगता है कि आपके अल्ट्रासाउंड के अंदर भी अंडे कम बन रहे हैं, FSH की वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, 8-9 से ज़्यादा आ रही है, और AMH की वैल्यू कम आ रही है, तो yes, it is confirmed that you are making less number of eggs, and in that particular condition you have to be careful and immediately go and meet your doctor. Don't delay it anymore. In such a case you will need an IVF only, और IVF का तरीका भी यहाँ पर होगा एक डोनर साइकिल के साथ में। तो आपको आपने डॉक्टर से बात करके, you have to go to an egg bank. It's something called an egg bank. Egg bank is there. Go to the egg bank, and from the egg bank you can hire a young donor, जहाँ से एग निकाल कर आपका केस किया जा सकता है। सो ये सवाल बार बार से उठ के आ रहा है, और मैं वही बताना चाहूँगा कि AMH, FSH
and you can do your ultrasound on day 2 or day 3 of the periods, and in case everything is AMH का वैल्यू कम है और FSH का ज़्यादा है और अंडे कम बनते हैं अल्ट्रासाउंड की, दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू अंडरगो एन IVF। अपना समय खराब मत करें, अपना समय खराब मत करें, और आपको एट द अर्लीस्ट यू हैव टू गो इन फॉर एग डोनर साइकिल। अगला सवाल है सलीम अहमद का। सलीम अहमद जानना चाहते हैं कि IVF की क्या गारंटी है कि बेबी होगा ही होगा, अबॉर्ट नहीं होगा। बहुत ही इसको लेके हम सब वरीड रहते हैं कि हम IVF तो कर रहे हैं, पर IVF का आउटकम क्या रहेगा। पहला सवाल ध्यान में आता है कि IVF किया और आप लोगों ने खूब पैसा खर्च किया। IVF एक सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है। IVF एक बहुत ही दुखदायी टेक्नोलॉजी होती है। ये मानसिक रूप से एक कपल बहुत ही अंडर प्रेशर आता है, और इकोनॉमिकली ऑल्सो वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। ये सवाल बार बार से उठ के हमारे माइंड में आता है कि हम अगर IVF करते हैं तो IVF पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या ये फुल टर्म तक जाएगा या फिर इसका एबॉर्शन हो जाएगा। सो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कोई भी गारंटीड आंसर नहीं है। वी कैन नेवर प्रॉमिस दैट अगर हमने IVF किया तो इसका एबॉर्शन नहीं होगा, या फिर लेडी के अंदर वो रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी और उस दंपति का बच्चा होगा ही होगा। आपको जानना है कि IVF करने के बाद द चांसेस ऑफ सक्सेस आर barely 40 to 45%. That's the maximum you get. So you have to understand that this is the cutoff of an IVF cycle until you go in for a donor cycle. अगर हम डोनर साइकिल के साथ केस करते हैं तो चांस बढ़ जाता है, इट मे टच अराउंड 60%, बट विद योर ओन सेल्फ एक्स आपका चांस जो है IVF के साथ में तकरीबन 40-45% तक ही रहता है। ये आपको जानना है। एबॉर्शन होगा क्या नहीं होगा, इसका कोई भी जवाब हम नहीं दे सकते हैं, पर जब भी हम IVF करते हैं आपको खुद इंटरेस्ट लेना है, डॉक्टर से बात करना है और ये देखना है कि आपकी बच्चेदानी का जांच ठीक से किया गया हो। अगर आपका एक 3D स्कैन ठीक से किया गया है और आपके बच्चेदानी का साइज ठीक है, आपका यूट्रस एक नॉर्मल साइज का है, जो कि विच वी कैन सी बाय डूइंग एन अल्ट्रासाउंड और बाय हिस्टेरोस्कोपी और स्कैन। और एक और चीज़ करनी चाहिए आप सबको, अगर आपके पास आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, इसे कहते हैं कलर डॉपलर। आप ये इंश्योर कीजिए कि बिफोर योर एम्ब्रियो ट्रांसफर इज बीइंग डन, जब आपका ET होता है तो ET से एक दिन पहले आपको देखना है, आपको इंश्योर करना है कि आपके बच्चेदानी का साइज नॉर्मल रहे, आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ठीक होना चाहिए जो कि तकरीबन 8 से 9 मिलीमीटर का होना चाहिए डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, और आपको इंश्योर करना है कि जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस का वो अच्छा रहे। सो अगर आपका 3D स्कैन होता है, पहले भी आप करवा सकती हैं, और वो हमको बताता है, हमको वो दर्शाएगा बड़ा क्लियर कि आपका यूट्रस का साइज ठीक है, यूट्रस में कोई बनावटी प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस के अंदर कोई सेप्टा या किसी तरह का कोई एडिशंस नहीं है, और वो बताएगा कि आपके यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, लाइनिंग अच्छा है और उसका ब्लड सप्लाई ठीक है। अगर ये 4-5 चीज़ें ठीक रहती हैं, आई कैन गारंटी यू दैट अबॉर्शन का चांस बहुत कम बढ़ जाता है। हम लोग सब क्या गलती करते हैं कि जल्दबाजी के अंदर के फटाफट केस करें, ये सब चीज़ें हम लोग करते नहीं हैं, और हम बहुत मोटा अमाउंट पैसा खर्च करते हैं IVF के ऊपर। सा ये जांच कराएं जो कि तकरीबन 3-4 हज़ार के अंदर होती है, हमको वी कैन बी वेरी नॉट एंड अप इन एन अबॉर्शन, एंड द चांस ऑफ ये जानना चाहती हैं, मेरा ये बोलती हैं कि मेरा अभी सिरा हुआ था, ये कहती हैं कि शी हैज अंडरवेंट सेक्शन और मेरी ट्यूब कट कर दी गई, तो अभी मेरा बच्चा होगा कि नहीं होगा। इनका सवाल इज वेरी नाइस। इन्होंने क्या है कि आफ्टर डिलीवरी शी सो ट्यूबेक्टमी करने के बाद का बच्चा अपने आप से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो जो ट्यूबेक्टमी का जो इसमें ट्यूब को दोनों तरफ से कट कर दिया जाता है या क्लिप कर दिया जाता है। तो आपको ये जानना है ज्योति जी
कि जब भी आपका ये छोटा सा एक क्लिपिंग का या फिर ट्यूब को बांध देते हैं एक धागे के साथ में, इसे हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं, और फिर काट देते हैं। अगर आपका ये ऑपरेशन हुआ है, ट्यूब्स का ही किया जाता है ये, तो आपके ट्यूब्स दोनों, ट्यूब्स को खोलना इज वन ऑप्शन, वो आप खुलवा सकती हैं, पर उसमें चांस कम होता है। आपके लिए जो ठीक चीज़ रहेगी, अगर आपको और बेबी चाहिए और आपका सिर्फ एक ही बेबी है आपके पास में, तो तब आपको आई थिंक यू शुड गो इन फॉर IVF अगेन। आई नॉर्मली डोंट सजेस्ट पीपल टू गो इन फॉर ट्यूबोप्लास्टी, जहाँ पे ट्यूब को दोबारा से हम जोड़ सकते हैं। आई डोंट सजेस्ट, बट अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, पर इसमें बेहतरीन चांस नहीं रहता है, ठीक ऑप्शन हम बोलते हैं। अगला सवाल है रश्मिता शुभदी दास, ये कहती हैं कि शुगर है नॉर्मल, बट 3 मिलीमीटर का मैं मां बन सकती हूँ। फॉर ऑल द पीपल don't understand that her name is Rashmi Shubhati Das. She is asking us all of, she wants to know that she is a diabetic by nature, and she is taking some amount of insulin, and that is fine. Her sugar is under control, but she's got a gallbladder. Gallbladder में इनका एक पत्थर है, she's got a gallbladder cholelithiasis. जो पत्थर है 3 मिलीमीटर का, तो क्या वो माँ बन सकती हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि गॉल ब्लैडर का 3 मिलीमीटर के पत्थर के साथ में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर आपको बार दर्द उठता है या पत्थर, उस पत्थर को आप निकाल सकते हैं लेप्रोस्कोपी के जरिए। अगर कंट्रोल्ड है और आपका इंसुलिन ले रही हैं, तो उससे आपकी माँ बनने कुछ रुकावट नहीं आएगी, परंतु आपने ध्यान रखना है कि जब आप माँ बने, तो when you become a mother and you conceive, that time take care that the diabetes can it can deteriorate, आपका डायबिटीज और बढ़ सकता है, और आपका जो रिक्वायरमेंट है इंसुलिन का, वो शायद आपको बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई लाइक टू टेल यू। ओके, अगला सवाल है संध्या दास का, चाहती हैं कि मेरा AMH लेवल है, will I be successful in IVF and what are the IVF, please tell me। इनका सवाल जो हमने अभी जवाब संध्या जी का पहले भी जवाब दे चुका हूँ। AMH अगर किसी भी कारण से किसी स्त्री का 1.5 से कम हो जाता है, सो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं, और अगर AMH 0.02 आता है, सो आई ऑलवेज एडवाइज दैट यू शुड गो इन फॉर IVF एंड गो इन फॉर एन एग डोनर साइकिल। एग डोनर साइकिल एक लीगल टेक्निक है, और ये बहुत कॉमन टेक्निक है, और इसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं है। आपको किसी को ढूंढना, इसको यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर and with two, she will probably or he will get a donor for you from the donor bank. So you will hire a donor who will give you her complete eggs, और सारे उन अंडों को जो आपको मिलेंगे, उनको अपने बच्चे बनाकर आते हैं, और इसमें चांस सक्सेस का इट कैन बी नियरली 52। It's a very safe technology, and egg donor you can go in for any time। अगला सवाल है अर्जुन थापा जी का, ये जानना चाहते हैं IVF को खर्चा कितना है हो सकता है। इससे पहले संध्या का भी सवाल था कि होता है खर्चा ऑफ IVF from 1 lakh to 3 to 4 lakhs, but at our hospital, at CK Birla Hospital, हम ऑल इंक्लूसिव हम आपका जो केस है तकरीबन 1.45 तक में कर देते हैं। दैट्स आवर रेट एट इन, और इसके अंदर सब कुछ शामिल है। इसके अंदर आपका एम्ब्रियो फ्रीजिंग, इक्सी, दवाइयाँ, सब चीज़ें इसमें शामिल है। सो वी चार्ज अराउंड 1.4 लाख रुपीज़ फॉर द होल प्रोसीजर। दिस इज ऑल इंक्लूसिव। नॉर्मली जब आप IVF कराते हैं, सो आप हमेशा डॉक्टर से पूछिएगा कि मुझे IVF तो कराना है, तो इसका रेट क्या है, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि इसका रेट है 1 लाख या 1.2 लैक्स। सो आपको एक कॉम्पोजिट पैकेज लेना चाहिए, यानी कि IVF करने का रेट, दवाइयों का रेट, इक्सी का रेट और एम्ब्रियो फ्रीजिंग का रेट, इन सबको जोड़ के आपको एक प्राइस मिलता है।
जो कि आप अगर कहीं किसी से पता करेंगे तो बोलेंगे हम 1 लाख में केस कर देते हैं, पर जब सब हम जोड़ेंगे तो खर्चा आपका 2 लाख तक चला जाता है। सो हमारा वी गिव ए कॉम्पोजिट पैकेज ऑफ 1.4 लाख रुपीज फॉर एवरीथिंग। अगला सवाल है डेनिश का एक बहुत ही एक बर्निंग सवाल पूछा। आईवीएफ ये जानना चाहते हैं, आई हैव टू आस्क व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फर्टिलिटी। इसका अब तक कोई जवाब नहीं है। जो कोविड-19 का जो वायरस है इसे हम कहते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उसने खलबली मचा रखी है। तो कंप्लीट हम जैसे कहते हैं एयरलाइंस, ट्रेन्स, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी सब में लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हुए हैं। तो इसने एक ऐसी बीमारी है, इसने हम सबको अपने घुटनों पे ला दिया है। इसमें क्या क्या जानना है आपको कि जो कोरोना वायरस है ये एक तरह का इसमें एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं ये जो ये जो जो इसका ये जो हमारी लंग्स होती है, जो हमारी छाती होती है, इसी में जाके इसको इन्फेक्ट करता है। सो जो हमारे लंग्स के सेल हैं या जो हमारे गले के सेल्स हैं उन्हीं पे जाके वो चिपकता है। तभी आपने देखा होगा कि हम सब लोग मास्क पहन रहे हैं आजकल। वी आर ऑल वेयरिंग मास्क। मास्क पहनने से वंस वी वेयर ए मास्क ऑल आवर सिक्रीशन से कांट गो आउट। सो कोरोना वायरस जो है बेसिकली इट विल अफेक्ट आवर लंग्स। सो लंग्स में ही जाकर वो चिपकता है। पूरी बॉडी में क्या कहाँ कहाँ जाता है इसके बारे में इतना अब तक हमें ज्ञान नहीं है। बट एक बात पक्की है, जो डेटा हमारे पास में है, जो डाटा हमारे पास में आ रहा है वो हमें ये बताता है कि ये जो वायरस है ये शुक्राणु, डिम्ब और जो हम बच्चे बनाते हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। जितने भी पेपर हैं हमारे पास चाइना से, ये नई बीमारी है, इसके बारे में इतना हमें ज्ञान नहीं है। पर जो अभी अब तक हमारे पास जो ज्ञान है, डेटा है, वो बताता है कि ये किसी भी तरह से डिम्ब को, शुक्राणु को जो हम बच्चे बनाते हैं उनको इन्फेक्ट नहीं करता है। बट ये जो पेपर हमारे पास जो पढ़ के बताते हैं इनकी मात्रा बहुत कम है। तो इसीलिए हम एहतियात रख रहे हैं आजकल, और हिंदुस्तान में नहीं पूरे पूरे दुनिया के अंदर कहीं पर भी हम बिकॉज हमारे पास इसकी पर इंफॉर्मेशन भी है। ये हमको डायरेक्टली अभी हमारे 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 हमारा जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, जो माता पिता बनने की क्षमता है, उसको अफेक्ट नहीं करता है। हम डरते इस चीज़ से हैं कि अगर हम और एक सो तब उसे अगर कोरोना वायरस हो गया तो उसकी बीमारी और बढ़ सकती है। ये आपका सवाल का जवाब है। मेरे पास ऐसा पेपर नहीं है जो बोले कि कोरोना वायरस हमारे शुक्राणु या डिम या एम्ब्रियोस को अफेक्ट करता है अमृतपाल का। ठीक है क्लिनिक सर, आप कहाँ काम करते हैं? वेल आई वर्क एट सीके बिरला हॉस्पिटल एट गुड़गांव। अगर आप गुड़गांव आए हैं, सो गुड़गांव के अंदर ये सेक्टर 52 के अंदर ये हॉस्पिटल है, and we've got a very advanced IVF clinic, and our rates are around 1.4 lakhs for composite package including drugs, hormones, embryo transfer, ICSI सब मिला के। तो अगला सवाल है शर्मा का। तो माहिर जानना चाहते हैं कि सर आई वांट टू शेयर अबाउट माय प्रॉब्लम, ऑल माय नॉर्मल बट स्टिल नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। शादी को भी 8 साल हो चुके हैं। तो माही जी जानना चाहती हैं कि शी इज मैरिड फ्रॉम 6 years एंड 6 साल 6 years शी इज मैरिड एंड ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल बट शी इज अनेबल टू कंसीव। सो माही जी, जो आपका जो अगर सब रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है तो आई अंडरस्टैंड दैट यू आर हैविंग अ थिंग कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहाँ पे हमें कारण नहीं मालूम होता है इनफर्टिलिटी का। सब रिपोर्ट्स आपकी ठीक है, बट आप लोग आपका अपना बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर आई विल एडवाइस के आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट आईडी है, आप फेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए एक बार अपनी रिपोर्ट्स हमें भेजिए। आपकी हम रिपोर्ट देखना चाहेंगे। समटाइम्स व्हाट यू फील इज नॉर्मल मे नॉट बी नॉर्मल, सो सेंड ऑल योर रिपोर्ट्स टू अस। और अगर सब रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आती हैं तो ऐसे केस के अंदर अगर साथ रह के बच्चा नहीं हो पा रहा है, सो आपको कृत्रिम रूप से कुछ दवाई खानी पड़ेगी। देन यू हैव टू अंडरगो सम IUI और IVF साइकिल।
But before that, please send all your reports to us on WhatsApp or email. अगला सवाल है शाकिर अंसारी जी का। ये जानना चाहते हैं, कहते हैं कि सर मेरा नाम शाकिर अंसारी है, शादी को 2 साल हुए लेकिन बेबी नहीं हो रहा है। तो शाकिर जी आपके लिए भी यही जगह कि प्लीज़ सेंड ऑल योर रिपोर्ट्स टू अस। और अगर रिपोर्ट्स नहीं हुए हैं तो 2 बेसिक रिपोर्टें करानी होती हैं आपको। एक वाइफ का ट्यूब टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं HSG, और दूसरा जांच है आपका सीमेन काउंट। अगर 2 जांच आप करा लें तो हमें काफ़ी हद तक मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर कोई अगर कमी है तो हम इसके बारे में जान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल है नीति विजय बंसल का। ये डॉक्टर नीति जानना चाहती हैं कि प्लीज़ रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स तो एंटीऑक्सीडेंट जिनके भी बच्चे नहीं हैं वो सभी दवाई खाते हैं। ये हर हम आदमी को जो कि ओपीडीज में जाते हैं उन्हें दवाई खाने को देते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ये जैसे दवाई इसमें बेसिकली दे आर नथिंग बट नीति दे आर नथिंग बट दे आर मल्टीविटामिन्स एंड दे आर लाइक जिंक, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ई एंड कार्निटीन। जो डेटा हमारे पास में है, these things are pretty effective, they work very well as per the Cochrane review which we have seen। जो हमारे पास अब तक डाटा है वो 2019 तक का है, and that is something called Cochrane review which has revealed that any man who has got low sperm count but उसमें किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कार्निटीन का दवाई लेते हैं तकरीबन 3 ग्राम पर डे and they also take vitamin E and vitamin C, in such people the amount of sperm count will increase and the number of sperms will increase in case they take these medicines for 3 to 6 months। So इसमें कोई हमको शक नहीं है अभी, after we have seen the Cochrane papers that these medicines they do work and they do work very well। So feel free to prescribe antioxidants, but see that when you write antioxidants their dosage is correct। सो अगर आप कार्निटीन का दवाई किसी को देते हैं तो कम से कम आपको 3 ग्राम का दवाई देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगला सवाल हमारे पास में जो है इट हैज कम फ्रॉम महेश कुमार जी। महेश जी जानना चाहते हैं कि आई एम मैरिड फॉर 7 years बट माई वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं बट मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। आई हैव ट्राइड IUI, मैंने IUI कराया है बट मेरे को सक्सेस नहीं मिला है। स्पर्म काउंट इज ऑन दी लोअर साइड, व्हाट टू डू। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सवाल पूछा है और इस सवाल को हमने कई बार कवर भी किया है अब तक। तो इसके अंदर हम ये बोलेंगे कि एक रिपोर्ट आपको करवानी पड़ेगी, इसे हम कहते हैं HSG। डू योर ट्यूबल टेस्टिंग, टेल अस दी कंडीशन ऑफ योर ट्यूब्स एंड वील नो वेयर यू स्टैंड। कई बार हम बिना ट्यूब टेस्टिंग किए हुए अपना इलाज कराते रहते हैं बिकॉज वी फील दैट ट्यूबल टेस्टिंग टू सेव टाइम, वी वांट टू सेव मनी, but trust me this is a very thing to be done and I'll advise that immediately going for HSG and then we'll learn उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर आपका IUI ऑलरेडी हो रखा है और वो सक्सीड नहीं करा है। और अगर आपका ट्यूब खुला है और हस्बैंड का स्पर्म काउंट नॉर्मल आ जाता है देन यू कैन गो फॉर IUI, और अगर काउंट कम आता है फिर IVF ही आपके पास एक इलाज रह जाता है। हस्बैंड का स्पर्म काउंट लोअर साइड में है, ये एक बहुत ही एक इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम दैट वी गिव ए वेरी लूज स्टेटमेंट कि हस्बैंड का काउंट एक लोअर लेवल पे है। सो आपको सबको जानना है, जो लोग भी अभी मेरे पास तकरीबन 38 लोग जुड़े हुए हैं इस समय, 41 जुड़े हुए हैं, आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। सो आपको जानना है, आई एम श्योर दैट यू वुड हैव ऑल सीन एन ECG कर्व। आप सब ने एक ECG देखा होगा, या अपना या माता पिता का, या ECG में एक लाइन होती है जो कि ऐसे जाती रहती है, या आपको याद आएगा कि एक लाइन ऊपर नीचे है ECG क्या है? दिल का धड़कन। जब दिल धड़कता है तो जो उसके अंदर जो करंट बहता है तो करंट को दिखाता है। सो जैसे ECG का कर्व ऊपर नीचे जाता है वैसे ही एक आदमी का स्पर्म काउंट भी ऊपर नीचे जाता है। आज जो स्पर्म काउंट लो है, 2 महीने के बाद स्पर्म काउंट कैन बिकम
So some depressed sperm count, always okay, in case sperm count, always repeat the sperm count twice. अगर आप sperm काउंट बढ़ गया है, और ये क्यों होता है ऐसा? एक बॉडी की प्रतिक्रिया है, समय बॉडी के अंदर एक तरह का वातावरण नहीं रहता है. सो इन केस स्पर्म काउंट इज लो, डोंट वरी, रिपीट आफ्टर 2 to 3 months. In case you find that sperm count is still low, तब हम उसको लो स्पर्म काउंट बोलते हैं. एक रिपोर्ट के ऊपर स्पर्म काउंट को, और अगर आपने देखा है कि स्पर्म काउंट आपका कम आ रहा है, कि स्पर्म काउंट इज लो, 2 रिपोर्ट के बाद स्पर्म काउंट लो है, वरी नहीं करना है. इसके बहुत इलाज हैं, और आपको एक जांच है जिसे हम कहते हैं सीमेन कल्चर, वो करनी चाहिए, और एलएच का भी जांच करना चाहिए. और अगर आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आ रहा है, कुछ कीटाणु आ रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया आ रहे हैं, in that case you can take some antibiotics, you can take some antioxidants, you can take some carnitine, and your sperm count will definitely increase. Just to be assured, sperm count आपका बढ़ेगा. आपको क्या काम नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, दिमाग के अंदर डिप्रेस होकर ख्याली पुलाव नहीं पकाना है. आपको एक अच्छा डाइट खाना है. अच्छा डाइट के अंदर, जिस खाने के अंदर भी खूब रंग है, वो अच्छा डाइट है. जैसे आप अगर गोभी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, या आप गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, तो उनको खाने जितना कच्चा खाएंगे, जितना कम जलाए हुए खाएंगे, जितना कम तला हुआ खाएंगे, वो खाना आपके लिए अच्छा रहेगा. और अगर आप किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं लेते हैं, यू डोंट and stress, you take healthy diet, some yoga and meditation, you take some antibiotics in case they're required, and you have some semen infection, I think it's all done. आपका semen count बढ़ जाएगा. अगर नहीं बढ़ता है तो इसकी दवाइयाँ होती हैं. You can consult your doctor, you can always consult me, send me your reports online by WhatsApp, Instagram, LinkedIn, and we'll be able to help you. और अगर उससे भी आपका sperm count ठीक नहीं होता है, then you can go in for IVF or IUI, that is no problem at all. एक और बहुत अच्छा सवाल आया है ईशा जी. ईशा जानना चाहती हैं कि माई प्रॉब्लम विद एंडोमेट्रियोसिस फेल्ड IVF. ये कहती हैं कि मेरे को एक एंडोमेट्रियोसिस है, एक बीमारी का नाम होता है जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. इनको एंडोमेट्रियोसिस है, और ये जानना चाह रही हैं कि उनका एक IVF फेल हो चुका है. तो अभी आई एम of your endometriosis, so you have to write to me what grade you have mild, moderate, or severe endometriosis, whether your tubes are open or not, these have to be seen. But endometriosis by itself doesn't is not a very big problem in today's world. अगर endometriosis के कारण से आपकी हो रही हैं, so I don't need to worry. आपको worry करने की जरूरत नहीं है. What I suggest is send me the reports of your endometriosis, and then अगर tubes आपकी बंद आती हैं HSG के ऊपर, in that case definitely go in for in vitro fertilization and embryo transfer. और अगर आपकी ट्यूब्स खुली हैं, then you can definitely go in for IUI, so it gives you good results. बट जब भी हम ये इलाज करते हैं, हम आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, पहले कुछ टीके देते हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस को दबाता है. इन्हें हम GnRH एगोनिस्ट कहते हैं, और ये आपको टीका 2 महीने के लिए लगाना चाहिए. उससे एंडोमेट्रियोसिस आपका दब जाएगा, और उसके बाद ही आपको अपना IUI या IVF करवाना चाहिए. दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, बट डू सेंड मी योर रिपोर्ट्स एंड वी कैन टेक इट फर्दर. अगला सवाल है अभिनव जी का, and he wants to know that my wife is 40 years and has a low AMH. Please let me know the success of donor IVF. तो डोनर IVF की बात हम पहले भी कर चुके हैं, और हम जान चुके हैं अब तक कि IVF OD एग डोनर करने के लिए 3 जांचें ज़रूरी होती हैं. पहली जांच AMH करना है हमको, उसका वैल्यू चेक करना है, अगर वो 1 से कम है, ओके, जैसे प्रॉब्लम. दूसरा, हमें जांच करना है FSH का, अगर वो बढ़ा हुआ है, देन जैसे प्रॉब्लम. And third is we have to carry out a thing called we have to do a transvaginal ultrasound. अगर उसमें अंडे कम दिखते हैं, then you are having low ovarian reserve. बट अगर ये वैल्यूज कम नहीं आती हैं और बॉर्डर लाइन है, आपको अपना ही IVF से आपको उठना चाहिए. डोंट गो इन फॉर IVF.
मेरे पास अभी भी तकरीबन 35 हैं, कुछ और सवाल भी आ रखे हैं, बट आई थिंक दैट इट्स नियरली 1 hour, 4 minutes back I started. We'll have a similar. I have time, but know that all time. So we'll have a similar things going in future also. Meanwhile, in case you want me, you can always dial my number directly. You all have my number. You can send me an email on Instagram. You can contact LinkedIn, wherever you want to. I'm always digitally available to you. Give me a call. Talk to me in person. So I would like to stop all these questions here. And now, before I end, I would like to tell you that infertility is not very difficult to treat. What is difficult to treat is your mind. So, in case you go in for any sort of an infertility treatment, what you have to do first of all is that you have to keep your माइंड अनक्लटर्ड. आपको अपने किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं लेना है. आपको अपने माइंड को शांत रखना है, माइंड को क्वाइट रखना है, और एक एज ए टीम यू हैव टू कम फॉर ट्रीटमेंट. समटाइम्स आई फील बैड कि जब एक हमारे पास दंपति आते हैं, सो आदमी वगैरह ठीक है, तो उसमें भावना आती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है. मैन हैज गॉट ए प्रॉब्लम. उसका काउंट बहुत विचलित रहते हैं. ही इज वेरी वरीड एंड ही डजंट टॉक. ही गोज इनटू ए शेल. ही इज अफ्रेड टू कम आउट इन ओपन. सो दिस ए ब्लेम गेम. कई बार लेडीज कहती हैं मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, हस्बैंड कहते हैं वाइफ में प्रॉब्लम है. तो ट्रस्ट मी दैट ऐसा हमें एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए. एंड वी वेन एवर यू गो टू अ डॉक्टर एंड वी टेक ट्रीटमेंट, गो एज ए टीम. आप एक यूनिट हैं, आप एक दंपति हैं, आपका आपस में विवाह हुआ है. सो कभी भी ये मत सोचना कि प्रॉब्लम इनके अंदर है. जब एक बार आप तो प्रॉब्लम है, एक छोटी couple, I will in the end, there is not parentage child. No couple at all. There are treatments available. You have to go to good doctors. You have to surrender. एक IVF करने की जो प्रणाली है वो बदलती रहती है. The way you do an IVF, the protocols, sometimes you need sperm donation, sometimes egg donation, sometimes we do ICSI, IVF. So all these things keep changing. But I guarantee you कि अगर आपके अंदर और उसका लाइनिंग ठीक है, there is no question of your own natural child. It is very, very, very much advanced, and we are all with you. So, with this note, a lot of thanks for coming live with me to listen to me, and I hope that I was able to give you some good inputs and tips. And I'm always like a friend, as a brother, available to all of you. Contact me anytime. And I am sorry I couldn't take all the queries. I still have around more than 30 queries pending with me coming continuously. I'm getting a lot of queries on my phone also. So I like to, but valuing your valuable time, I'll stop here, and we'd like to see you again after 10 days we'll continue our discussion. Meanwhile, feel free to contact me anytime. Namaskar. Thank you.